हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसी 7 प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि वर्ल्ड में ऐसी जगह एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। इट्स माय फर्स्ट वीडियो, सो लेट्स बिगिन द वीडियो विथ अ ग्रेट स्माइल। रायचर्च स्ट्रक्चर, इसका डायमीटर 48 किलोमीटर है, लगभग 30 माइल। इसको आई ऑफ सहारा और ब्लू आई ऑफ सहारा के नामों से भी जाना जाता है। इसके सर्कुलर शेप के कारण साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट है और इसे अर्थ का रेफरेंस पॉइंट भी माना जाता है। मतलब अगर एक एस्ट्रॉइड अर्थ से 43,000 किलोमीटर दूर है, मतलब वो रायचर्च स्ट्रक्चर से 43,000 किलोमीटर दूर है। और इसकी सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूँ आपके घर का कलर एक ही पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग कलर का हो तो हाँ, ऐसा ही कुछ होता है रायचर्च स्ट्रक्चर के साथ। एक्चुअली उसका कलर होता है ब्लू, पर उसका कलर चेंज हो जाता है जब उसे अलग अलग व्यू से देखा जाए तो। मतलब जैसे कि ये फोटो 12 जून 3 PM की है। ये दोनों फोटो एक ही टाइम की है, पर आप देख सकते हैं दोनों का कलर अलग है, दोनों क्योंकि ये फोटोग्राफ अलग अलग एंगल से ली गई हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। गड़बड़ नहीं, दिमाग लगा के कहो। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है, इसी प्रद्युमन। हाँ यार। ग्रेट ब्लू होल दुनिया का सबसे बड़ा सी होल है और इसकी गहराई डीपनेस 1971 में फर्स्ट टाइम नापी गई थी और उस समय मान लिया गया कि इसकी गहराई 100 मीटर प्लस है। पर जब 1986 में एग्जैक्ट नापा गया तो इसकी गहराई 108 मीटर यानी 354 फीट और इसकी चौड़ाई वाइडनेस 300 मीटर यानी 984 फीट। फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी साइज और डायमेंशन की बातें, पर इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है कि इसका फॉर्मेशन लगभग 1,53,000 ईयर्स पहले हुआ था, जब आइसबर्ग का टाइम था। तो पहले में तो ये एक नॉर्मल बहुत बड़ी केव थी, पर जब सारे आइसबर्ग पिघलने लगे तो सी लेवल राइज होने के कारण इस केव में पानी भर गया और ये एक सी होल बन गया। वाओ! और इतना अमेजिंग होने के कारण 2012 में डिस्कवरी चैनल में इसे नंबर 1 पोजीशन मिली फॉर अर्थ मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस। रॉक हेवन चर्चेस, ये ज़मीन से 25 फीट नीचे है और इसका टॉप पार्ट एक क्रिस्टीन क्रॉस में बना है जो एग्जैक्ट ज़मीन के लेवल का है। पहली बार इसका डिस्क्रिप्शन 9th सेंचुरी की एक बुक ऑफ आरामगाह में मिला और इसके राइटर थे एडवर्ड गिवेनी। और अगर इसके फॉर्मेशन की बात कही जाए तो कोई रियली में नहीं जानता ये कब एग्जैक्ट बना था, पर माना जाता है ये 12th से 13th सेंचुरी के बीच में बना था। मतलब ये बना था 12th से 13th सेंचुरी के बीच में और एडवर्ड गिवेन ने इसको अपनी बुक 9th सेंचुरी में ही डिस्क्राइब कर दिया था। क्या वो प्रीडिकेटर थे कि टैरो कार्ड रीडर? रॉक हेवन चर्चेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक ऐसी मशीन से बना है जो कि पहाड़ के पत्थरों को एयर में बदल दे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसके 1000 किलोमीटर के डायमीटर में कोई भी पत्थर नहीं मिले हैं। मतलब मैंने कहा एक ऐसी मशीन जो पत्थरों को हवा में बदल दे, और अब तक हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना पाए हैं। और आज हम अपने आप को इतना एडवांस समझते हैं और हम अब जाकर अंडरग्राउंड ड्रिलर बनाया है और उस समय वहाँ के लोगों ने अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाए। हाउ इट्स पॉसिबल? ईस्टर आइलैंड्स, यहाँ के अमेजिंग स्टैचूज की रिसर्च करने पर तो साइंटिस्ट ने भी कह दिया गजब। स्टैचूज की हाइट मैक्सिमम 700 मीटर है
और यहाँ 50 या 60 स्टैचूज नहीं हैं, यहाँ पूरे 1000 स्टैचूज हैं, जिनमें से ज़्यादा के तो सिर्फ सर ही बाहर हैं। और जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने सर के नीचे की ज़मीन को खोदा तो पूरा का पूरा शरीर मिला। कोई नहीं जानता है कि ये स्टैचूज किस टाइम में बनवाया गया और किसने बनवाया। माना जाता है जो यहाँ सबसे पहली डायनेस्टी रही होगी उन्होंने बनवाया होगा, और हिस्टोरियंस का कहना है कि यह स्टैचूज उस डायनेस्टी ने अपने पूर्वजों के याद में बनवाया था। नज़ाका लाइन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा, थ्योरम इक्वल टू डिफाइन प्लस प्रूव, हैव एविडेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। थ्योरी इक्वल टू एक्सपेक्टेड ट्रू बट नॉट प्रूव्ड, और एक्सोयम हैव नो एविडेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस प्लेस को एक्सप्लोर करने में ये वर्ड बहुत बार यूज़ होंगे। सो लेट्स बिगिन टू एक्सप्लोर नज़ाका लाइन्स। नज़ाका लाइन्स आज तक साइंटिस्ट के दिमाग के परे है। आज तक साइंटिस्ट ने बहुत मुश्किल से नज़ाका लाइन्स को थोड़ा ही समझ पाया है, क्योंकि इसके बहुत ही कम थ्योरम हैं और बहुत ज़्यादा थ्योरी हैं। अगर कहा जाए तो साइंटिस्ट ने नज़ाका लाइन्स को सिर्फ 18% ही समझ पाया है, और उन्हीं के बेस पर थ्योरम दिए गए हैं। यहाँ टोटल 300 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि व्हेल, डॉग, मंकी, एंड, स्पाइडर, हमिंग बर्ड। और इनमें से जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो है हमिंग बर्ड का। उसकी पूरी लंबाई नापी गई तो टोटल 9 किलोमीटर पाई और वाइडनेस 3 किलोमीटर पाई गई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी है कि ये स्ट्रक्चर नाजाका डायनेस्टी ने बनाया होगा, और माना जाता है कि नाजाका डायनेस्टी 100 BC में स्थापित स्टेबलाइज हुई थी, और माना जाता है कि नाजाका डायनेस्टी का अंत 700 AD में हुआ था। तो कहा जाए ये स्ट्रक्चर्स 100 BC से लेकर 700 AD के बीच में बने थे। साइंटिस्ट का कहना है कि इसके बहुत सारे पर्पस होंगे, पर जो मेन पर्पस साइंटिस्ट ने बताए हैं वो ये हैं कि फर्स्ट, टू गेन अंडरग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। यस फ्रेंड्स, नज़ाका लाइन्स के नीचे लगभग 250 किलोमीटर तक की पाइपलाइन सिस्टम है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर को 5 किलोमीटर के डायमीटर में पहुंचा सकता था, पर अब इन पाइप्स पर रस्टिंग होने के कारण और ग्राउंड वाटर लेवल लो होने के कारण ये सिस्टम अब नहीं चलता है। सेकेंड, टू शो देयर होमेज फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब एक तरह से कह लिया जाए उनका प्यार नेचर के लिए, वरना कौन अपना इतना पैसा खर्च करके एनिमल्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएगा। वो तो एक डायनेस्टी थी, तब उन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिया, वरना आज पूरा एक कंट्री भी अपना इस चीज के लिए पैसा देने के लिए कभी नहीं तैयार होगा। सो गाइज, प्लीज लव एनिमल्स बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ नेचर। नज़ाका डायनेस्टी को इतने से खुशी नहीं मिली, उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट का भी स्ट्रक्चर बनाया था। मतलब वो लोग क्या जानते थे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंसान स्पेस में जाएगा, और इस स्ट्रक्चर में उन लोगों ने एस्ट्रोनॉट को कहीं एक फ्लैग गाड़ते हुए दिखाया है। तो इसके हिसाब से हिस्टोरियंस के एक और थ्योरी दी है कि ये स्ट्रक्चर उन लोगों ने आदमी को बनाया है जो किसी प्लेनेट या मून पर फ्लैग गाड़ रहा है। ये तो गजब प्लस अमेजिंग था। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। स्टोन है, 2 स्टोन्स से बना है। फर्स्ट सार्सन स्टोन, सेकेंड ब्लू स्टोन। और फ्रेंड्स, अगर इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसको किसने बनाए हैं ये आज तक किसी को नहीं पता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोन्स रिमेन्स अ मिस्ट्री। मतलब इसके पत्थरों का ट्रांसपोर्टेशन आज तक मिस्ट्री है, क्योंकि स्टोनहेंज का लगभग सारे पत्थर 9 मीटर टॉल और 20 टन्स यानी 20,000 kg भारी हैं। और आज की सबसे हाईटेक क्रेन जिसका नाम है टाइसन, और ये सिर्फ चाइना के पास है, क्योंकि इसने ये मेड इन चाइना है और ये वर्क लोड ऑफ 20,000 kg उठा सकती है। तो क्या उनके पास
अपनी एक टाइसन जैसी ह्यूज क्रेन थी? अगर थी तो कैसे? क्योंकि आज भी टाइसन सिर्फ चाइना के पास है और चाइना ने भी उसे 19 दिसंबर 2009 में बनाया था। और साइंटिस्ट ने थ्योरम दिए हैं कि स्टोनहेंज के सारे स्टोन्स 2000 माइल्स ट्रेवल किए गए हैं। तो क्या इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-225 भी थी, जो कि 20 टन्स उठा सकती है और 2000 माइल भी ट्रेवल कर सकती है? तो वापस यही क्वेश्चन उठता है, वी आर रियली एडवांस फ्रॉम आवर एंशिएंट पीरियड? और गाइस, इसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट टाइम 12th सेंचुरी की एक बुक द नाइट ऑफ लोएन और इसके राइटर थे यावियान। मतलब इसके हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि स्टोनहेंज 12th सेंचुरी के पहले बना था। और अगर मैं आपसे कहूं कि ज़्यादातर स्टोनहेंज प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी रही है क्या? स्टोनहेंज जिस जमीन पर बना है वो एंट्रोबस फैमिली की हिस्टोरिक लैंड थी, पर 1950 में एक आदमी सेशियल चूब ने 6,600 पाउंड लगभग 6,24,756 रुपीज और $8,316 स्टोनहेंज को में एंट्रोबस फैमिली के आखिरी वंशज से खरीद लिया और 3 साल बाद यानी 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया। और बाद में ये UNESCO's वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया और ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी बन गई और स्टोनहेंज को सबके विजिट के लिए अलाउ कर दिया गया। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल को एक्सप्लोर करने में वर्ल्ड के हर साइंटिस्ट के पसीने छूट गए और इसके बावजूद साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल को 0% एक्सप्लोर किया है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जितने भी साइंटिस्ट ने फैक्ट दिए हैं वो सब थ्योरी हैं, मतलब मान्यता है, इट्स नॉट प्रूव्ड। और इसके इन्फिनाइट थ्योरीज में जो मेन थ्योरीज है वो ये है कि फर्स्ट, मैग्नेटिक कंपास, दुनिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का भी मैग्नेटिक कंपास यहाँ काम नहीं कर पाता है। और इसके हिसाब से साइंटिस्ट ने दूसरी थ्योरी भी दी है, वो ये है कि देयर इज़ लार्ज मैग्नेटिक पीसेस ऑन द सी बेड, मतलब वहाँ समुद्र के नीचे बहुत सारे मैग्नेट पड़े हुए हैं जो कि मेटल्स यानी प्लेन्स और शिप्स को समुद्र की तरफ खींच लेते हैं। थर्ड, सी मॉन्स्टर्स, काफ़ी साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे सी मॉन्स्टर्स की मिस्ट्री छुपी है, क्योंकि वहाँ से बहुत कम ही लोग वापस लौटे हैं और जो सर्वाइवर्स थे उनमें से काफ़ी ने यही बताया है कि उन्हें सी मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया था, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होने के कारण उनकी बातों को थ्योरी मान लिया गया। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ टाइम रैप और टाइम मशीन यानी टाइम ट्रेवल करना, सिर्फ 2 सर्वाइवर्स ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और वो थे एनी मॉब्रेली और एलिनियर जॉर्डन। और ये एक्सीडेंट बहुत फेमस था। एक्सीडेंट को मॉब्रेली जॉर्डन इंसिडेंट के नाम से फेमस किया हुआ और इनके साथ ये घटनाएं 1901 में हुई थी। उनके हिसाब से जब वो 1901 में अपने प्लेन से बरमूडा ट्रायंगल को एक्सप्लोर करने निकले थे तो अचानक से कहीं से फॉग आने लगा और वो उस फॉग में गुम हो गए और अचानक से वो टाइम ट्रेवल करते हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम यानी 1760s में चले गए। ये तो बेहोश करने वाला फैक्ट था, मतलब कैसे कोई 140 इयर्स पहले जाकर वापस आ सकता है और इनके पास भी प्रूफ ना होने के कारण इनकी बातों को थ्योरी मान लिया गया। और बरमूडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे आज तक हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल में फर्स्ट एक्सीडेंट 1918 में हुआ था जब USS साइक्लोप्स शिप 309 क्रू मेंबर के साथ बारबाडोस जा रहा था। तब जब वो बरमूडा ट्रायंगल के पास से जाने लगा तब ही उसका एक्सीडेंट हो गया और आज तक कोई भी आदमी इसकी वजह नहीं बता पाया है और उसे उस टाइम एक नॉर्मल एक्सीडेंट मान के
इस केस के तरफ नहीं ध्यान दिया गया और कुछ साल में ये केस बंद हो गया। और सेकंड एक्सीडेंट बरमूडा ट्रायंगल में 1945 में हुआ था, जब TBM एवेंजर बॉम्बर प्लेन्स नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी वो अचानक से रडार के सिस्टम से हट गई और TBM एवेंजर बॉम्बर को मिसिंग डिक्लेयर करके केस बंद कर दिया गया। पर इस टाइम तक गवर्नमेंट को भी कुछ गड़बड़ लगी, पर 2 एक्सीडेंट हो जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वापस बरमूडा ट्रायंगल में रिसर्च टीम भेजी जाए। और बरमूडा ट्रायंगल से बच जाने वाले लोगों सर्वाइवर्स की लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम ही लोग वापस आते हैं। पर कुछ लोगों की किस्मत ही अच्छी होती है जो बरमूडा ट्रायंगल से निकल जाते हैं, जैसे चार्ल्स लिंडबर्ग, एनी मॉब्रेली, एलिनर जॉर्डन और यहाँ तक क्रिस्टोफर कोलंबस यानी दुनिया के सबसे बेस्ट सेलर भी बरमूडा ट्रायंगल में फंस गए थे। और इसका सबसे खतरनाक फैक्ट ये है कि एक पायलट थे ब्रूस गैनॉन, जो अटलांटिक ओशन के ऊपर से प्लेन बोन्जा A36 उड़ा रहे थे। तभी उन्हें बहुत सारा फॉग आते हुए दिखा और अचानक से उस फॉग के क्लाउड में टनल बन गया और उसके थ्रू उन्होंने फॉग का क्लाउड पार किया। पर उनके हिसाब से जब वो टनल में थे तो उन्होंने बताया कि उनके प्लेन के आसपास कोई वाइट लाइट घूम रही थी और उन्होंने कहा कि टनल के अंदर उन्हें ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस किया। यार क्या कह रहा है।